हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है बीटा डीके। Beta decay is a spontaneous radioactive decay process in which either a neutron gets converted into proton or a proton gets converted into neutron with the emission of electron or positron respectively. बीटा डीके जो है वो एक स्पॉन्टेनियस यानी कि जो खुद ब खुद होता है, रिएक्शन को हमें कराना नहीं पड़ता, रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के इमिशन के साथ। तो बीटा डीके में जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होगा, एंड जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तब उसके साथ जो है पॉजिट्रॉन, जो कि एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, वो इमिट होता है। Whenever proton or neutron are in higher energy level because they are in excess, they get converted into another kind of particle and thus decreasing the energy of the system and increasing its stability. तो जब भी कभी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो एक्सेस में होता है, तो वो जो है दूसरे काइंड ऑफ पार्टिकल में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर प्रोटॉन हाई एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, एंड अगर न्यूट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है क्योंकि वो एक्सिस में है तो वो जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दस डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीजिंग इट्स स्टेबिलिटी। और इससे जो एनर्जी है सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाता है, और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे बीटा डीके का एग्जाम्पल दिया है, जो बोरोन 12 है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो है बीटा डीके का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। In boron 12, there are 7 neutrons and 5 protons, while in carbon 12, there are 6 neutrons and 6 protons. Since both protons and neutrons are fermions and no more than 2 same kind of fermions can occupy the given energy level, thus the figure below shows the nuclear energy diagram of carbon 12 and बोरोन 12। बोरोन में जो है 7 न्यूट्रॉन्स होता है और 5 प्रोटॉन्स होता है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रॉन्स है और 5 जो है प्रोटॉन्स है, जबकि कार्बन 12 में जो है 6 न्यूट्रॉन्स होता है और 6 जो प्रोटॉन्स है वो होता है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो फर्मियंस है, यानी कि सिर्फ 2 ही प्रोटॉन्स और 2 ही न्यूट्रॉन्स जो है एक ही एनर्जी लेवल में प्रेजेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो सकता। न्यूक्लियर एनर्जी डायग्राम कार्बन 12 और बोरोन 12 के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी डायग्राम है वो यहाँ पे फिगर में दिया है। तो यहाँ पे फिगर में जो है न्यूक्लियर एनर्जी डायग्राम जो है वो दिया है। ये जो है न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ब्लैक डॉट्स है, ब्लैक सर्कल स्फेयर्स है, वो जो है प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट करता है। तो बोरोन में जो है कितने न्यूट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रॉन्स है। तो एक ही एनर्जी लेवल में सिर्फ 2 ही न्यूट्रॉन्स और 2 ही प्रोटॉन्स होता है, तो ऐसे प्रेजेंट होगा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। और कार्बन 12 में भी ऐसे प्रेजेंट होगा। ये सारे जो है वो एनर्जी लेवल है, तो एक ही एनर्जी लेवल में जो है
दो ही फर्मियंस, सेम टाइप ऑफ फर्मियंस, यानी कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है और उससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे बोरोन 12 और कार्बन 12 का न्यूक्लियर एनर्जी डायग्राम दिया है. Since in boron 12 nucleus there are two neutrons present in excess, if a neutron gets converted into proton in proton, then this new proton occupies an energy level lesser in energy than that of neutron and thus giving a stable carbon 12 nucleus. जो बोरॉन्स है उसमें दो न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, तो इसमें क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा लोअर एनर्जी में आके और वो देगा कार्बन 12 स्टेबल न्यूक्लियस. जो बोरोन 12 है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट होता है विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो है एग्जाम्पल ऑफ बीटा डीके. पॉली थ्योरी ऑफ बीटा डीके, उसके बाद आता है पॉली थ्योरी ऑफ बीटा डीके. An interesting historical development is associated with the beta decay process which lead to the prediction of new fundamental particle known as neutrino. तो बीटा डीके के साथ जो है एक डेवलपमेंट हुआ और वो डेवलपमेंट क्या था, एक प्रिडिक्शन था पार्टिकल का जिसका नाम था न्यूट्रिनो. This is known as neutrino hypothesis. तो जो पॉली थ्योरी है बीटा डीके का उसको न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है क्योंकि उस थ्योरी में न्यूट्रिनो का डेवलपमेंट प्रिडिक्शन हुआ. The beta decay process violates the following conservation laws. जो बीटा डीके प्रोसेस है वो जो है नीचे दिए गए लॉस को वायलेट करता था, फॉलो नहीं करता था. तो सबसे पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. The kinetic energy of electrons emitted is less than the kinetic energy predicted or expected. जो electrons emitted electrons की kinetic energy थी वो कम होता था expected या predicted kinetic energy से. तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम आता था एक्सपेक्टेड काइनेटिक एनर्जी से. अगर ये जो बीटा डीके थ्योरी है वो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करती तो ऑब्जर्व काइनेटिक एनर्जी और एक्सपेक्टेड काइनेटिक एनर्जी का इक्वल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आता है. जो ऑब्जर्व काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम आता था एक्सपेक्टेड काइनेटिक एनर्जी से. तो उसके बीच में जो गैप है, जो काइनेटिक एनर्जी मिसिंग है वो पता नहीं चला वो कहाँ पे मिस हो गया. तो ये जो बीटा डीके प्रोसेस है वो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो नहीं करता था. फिर उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. द इलेक्ट्रॉन इमिटेड एंड द रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लाई आर नॉट एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन which must be in order to conserve linear momentum. जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता था और जो रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लाई था वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता था, जबकि आना चाहिए अगर वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है. तो जो बीटा डीके का प्रोसेस है इसमें जो रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लाई और जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था अगर वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लॉ को फॉलो करता. तो ये जो बीटा डीके प्रोसेस है वो वायलेट करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लॉ को. फिर उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ स्पिन. The particle involved in beta decay process, that is protons, neutrons,
and electrons are fermions, that is they have half spin. जो बीटा डीके प्रोसेस में पार्टिकल्स इन्वॉल्व है वो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और ये सारे जो है वो फर्मियंस है, यानी कि उसका स्पिन जो है वो हाफ होता है. द स्पिन इज नॉट कंजर्व्ड इन बीटा डीके प्रोसेस, और जो स्पिन है वो बीटा डीके प्रोसेस में कंजर्व नहीं होता. तो यहाँ पे जो है इनिशियली स्पिन जो है वो हाफ है, एंड बाद में रिएक्शन में जो स्पिन है वो हाफ और हाफ, दो हाफ है जिसको अगर हम सम करेंगे तो 1 आएगा. तो हाफ और 1 जो है वो इक्वल नहीं होता है, स्पिन जो है वो कंजर्व नहीं होता है बीटा डीके प्रोसेस में. तो जो स्पिन के कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का लॉ है वो भी फॉलो नहीं करता है बीटा डीके प्रोसेस. बट चार्ज इज कंजर्व्ड इन बीटा डीके प्रोसेस, लेकिन जो बीटा डीके प्रोसेस है उसमें जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है. यहाँ पे न्यूट्रॉन पे 0 होता है चार्ज, प्रोटॉन पे 1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 होगा, 1 - 1 0. तो जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है बीटा डीके प्रोसेस में. बीटा डीके प्रोसेस 3 लॉस को वायलेट करता है. वो काइनेटिक एनर्जी के लॉ के काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, और जो स्पिन है उसके कंजर्वेशन के लॉ को भी फॉलो नहीं करता है. Wolfgang Pauli and later Enrico Fermi have suggested that an uncharged light half-spin particle must be emitted with the electron in beta decay process in order to prevent the violation of these laws. वॉल्फगैंग पॉली ने जो है, पॉली के बाद जो एनरिको फर्मी है उन्होंने सजेस्ट किया कि एक अनचार्ज जिस पे कोई चार्ज ना हो, लाइट और हाफ स्पिन जिसका स्पिन 1/2 हाफ हो, पार्टिकल जो है वो इमिट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के साथ बीटा डीके प्रोसेस में, ताकि ये जो लॉस है उसका वायलेशन ना हो. This particle was named neutrino, which means little neutral ones. और इस पार्टिकल का नाम रखा न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो का मतलब है little neutral ones, which was discovered experimentally later and thus validating neutrino hypothesis. और ये जो न्यूट्रिनो है बाद में उसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया गया, और ये जो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है उसको उसने वैलिड कर दिया, प्रूव कर दिया. न्यूट्रिनो इज डिनोटेड बाय न्यू. न्यूट्रिनो को हम न्यू से डिनोट करते हैं. सम डिस्टिंक्शन इन न्यूट्रिनो वाज ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम. और न्यूट्रिनो में भी जो है डिफरेंट टाइप थी उसके स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर. न्यूट्रिनो आर द पार्टिकल्स विच हैव स्पिन वेक्टर पैरेलल टू इट्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. न्यूट्रिनो जो है उन पार्टिकल्स को कहा गया जिसका स्पिन वेक्टर जो है वो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर से पैरेलल होता था. While antineutrino are the particles which have spin vector opposite to its angular momentum vector. जबकि antineutrino जो है उन particles को कहा गया जिसका spin vector जो है वो उसके angular momentum vector से ऑपोजिट में होता था. और एंटीन्यूट्रिनो को जो है न्यू बार से डिनोट किया जाता है. जो न्यूट्रिनो है उसका होता था मिसिंग एनर्जी, तो जो एक्सपेक्टेड काइनेटिक एनर्जी और जो ऑब्जर्व काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगा. फिर उसके बाद जो न्यूट्रिनो है वो एक ऐसे डायरेक्शन में होता था इमिट की ये जो कार्बन न्यूक्लाई है, ये जो न्यूक्लाई है और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो हो जाता था एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता था. और यहाँ पे जो न्यूट्रिनो है उसका स्पिन ऐसा होता था कि जो इनिशियल पहले स्पिन था और रिएक्शन के बाद वाला स्पिन जो है वो इक्वल आता था.